नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर के जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आसानी से उनको पता चल जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए। इसलिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मैं आपसे बात करता हूँ, जो भी कोई टॉपिक दिया गया है तो उस टॉपिक से जुड़े जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके साथ साथ हम जो भी टॉपिक दिया गया है वो जनरल स्टडी पेपर के किस पेपर में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। और थोड़े बहुत करंट बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो जीएस सिलेबस से और एनसीईआरटी से आ सकती है, उसकी भी मैं आपके साथ डिटेल चर्चा करता हूँ, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको जानने में आसानी हो, स्टूडेंट की रुचि बढ़े, उनकी मेमोरी पावर में जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हम एडिशनल जितने भी पिक्चर स्वरूप में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि जो भी कोई इश्यू है वो समझने में उनको आसानी रहे, एडिटोरियल और न्यूज बेस्ड। तो इसी की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं वो बच्चे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आईएएस लाइफस्टाइल, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल में आपको काफी सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी जीएस सब्जेक्ट के लिए, बुक्स के लिए, और करंट बेस भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके ऊपर एक लिंक पिन की गई है, वो लिंक फॉलो करके आप द हिंदू की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बच्चे एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वाइज बुक लिस्ट की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको लिंक भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 25 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस। सबसे पहले एडिटोरियल में जो महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल काउंसिल के बारे में, कि अभी जो चल रहा है समय, उस समय को मद्देनजर रखते हुए जितने भी स्टैटिक डेटा है वो डेटा के अनुसार इंडिया में एक फिजिकल काउंसिल होना चाहिए। अब समझ लीजिए फिजिकल काउंसिल क्यों होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि भाई फिजिकल काउंसिल के होने से फर्क क्या पड़ेगा, अभी नहीं है तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। देखिए, इस टॉपिक से आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी मेकिंग से क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनेंस एंड काउंसिल है, ठीक है, जो फाइनेंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं, तो उसके लिए इकोनॉमी बेस्ड यदि क्वेश्चन डेवलप करें या बनाए या पूछे या आपका तर्क जानने की बात करें तो वो आएंगे जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं पहले बेसिक इंफॉर्मेशन से। अभी आपने देखा होगा जो इंडियन गवर्नमेंट है, अभी जो कोरोना वायरस लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसकी हम बात करते हैं, तो अपनी जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो कंसोलिडेट डेफिसिट है वो बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है उसकी आप बात समझ लीजिए। इंडिया इंडियन गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी इनकम रहती है कि जितना भी लोग टैक्स पे करते हैं या उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी इनकम होती है, वहां से गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, वही पैसा सरकारी तिजोरी में रहता है, कंसोलिडेटेड फंड में रहता है, और वहीं से पैसा निकाल के गवर्नमेंट अपने सारे कार्य करती है। अभी हुआ क्या है, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस ठप हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की जो इनकम थी वो बंद हो गई, जैसे अपना पेट्रोल डीजल की फ्यूल की भी जो इनकम रहती थी वो बंद हो गई। और आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स से जुड़े डेटा से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी गवर्नमेंट की इनकम थी, जहां से पैसा आ रहा था गवर्नमेंट के पास, वो सब क्या हुए, वो सब कम हो गए या बंद हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो बंद हो गई। और दूसरी कंडीशन कि भाई इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो खर्च था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्च, अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए या गवर्नमेंट के जितने भी पर्सन हो गए, तो उनकी सैलरी करना, उनको अलाउंसेस देना, उनका मेंटेनेंस, वो सब गवर्नमेंट देती थी, वो तो शुरू है।
दूसरा एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चला रही थी जिसमें ऑलरेडी फंडिंग दे दिया था, जितनी भी स्कीम और योजनाएं जो रखी थी उसमें पैसा दे दिया और जितने खर्चे आ रहे थे वो करते जा रहे थे। और इसके अलावा कि जैसे भी जो बाकी भी पे आउट होता है गवर्नमेंट का जो चालू ही था, यानी कंडीशन कैसी बनी यहाँ पे कि इनकम कुछ आ नहीं रही है और जितना पैसा पड़ा था पहले से सरकारी तिजोरी में वो खर्च हो रहा है। तो वो तो तब तक ही खर्च हो सकता है जब तक है, अभी गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। तो अभी गवर्नमेंट की हालत में फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। आसान से शब्दों में समझिए तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। पहली कंडीशन समझिए कि जो मंथली खर्च है, स्मॉल एग्जांपल देखते हैं, 1000 करोड़ों की बात नहीं करते। मान लीजिए मंथली एक्सपेंसेस है 1000 रुपीज, ठीक है, और आप कमा रहे हो 1200 रुपए, तो इसको बोलते हैं सरप्लस इनकम, यानी खर्चा 1000 रुपए है और इनकम 1200 रुपए है, यानी 1000 खर्चा करके भी अपने पास 200 रुपए की बचत होगी। अब दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, दूसरी कंडीशन में भी खर्च 1000 ही रखते हैं, खर्च 1000 ही है, ठीक है, लेकिन जो इनकम है वो घट के हो गई 800 रुपए और खर्च तो 1000 ही करना है, यानी जो 200 है, ये 200 जो ऐड होते हैं यानी ये हमको उधार लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम जो 200 ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो इसके वजह से क्या होता है कि भाई अपने पास तो पैसा अभी है नहीं, लेकिन जो खर्च है वो तो करना ही है। तो वो खर्च करने के लिए 200 रुपए जो चाहिए वो हम उधार ही ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है, ठीक है। और इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई बजट बनाती है तो बजट में क्या, बजट में हम मोटा मोटा देखते हैं। यहाँ पे मैं पूरा इकोनॉमी का क्लास लेने नहीं बैठूंगा, जितने महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहले समझा देता हूँ। और अभी काफी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था और आप में से भी जितने बच्चे चाहते हो वो वीडियो के कमेंट में कमेंट करना कि करंट बेस जितने भी टॉपिक आते हैं, ठीक है, जिसका स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी हमें जीएस में प्रिपेयर करना ही है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है उन बच्चों के लिए, जैसे अभी बात चल रही है फिजिकल काउंसिल की, फिर हम आगे बात करेंगे इसके द्वारा कैसे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको मॉनिटर किया जाएगा, इंडिया की ही जो फिजिकल काउंसिल है वही जाके आगे एक डिपार्टमेंट के स्वरूप में हम बनाएंगे। फिर हम बात करें जैसे शेड्यूल 10 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बार बार आता है, दूसरी भी कुछ काफी चीजें हैं जो रिपीट होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो बना के स्पेशल क्लास के अंदर ही रख दूंगा, ताकि कब जब कभी भी उसका कोई जिक्र आए फिर से न्यूज रिपीट हो तो हम जो महत्वपूर्ण चीजें है उसका खाली डिस्कशन कर ले और मैं आपको बता दूंगा कि भाई जैसे कि ये चीज इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख लेना, तो आपका वो पॉइंट अच्छे से तैयार हो जाए। तो उसी में मैं आपको जो फिजिकल पॉलिसी है फिर मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डिफरेंस क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है कंडीशनल बेस, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे दे दूंगा, आप वो जाके देख लेना। तो आपको ये जो करंट बेस जितने भी इश्यू होते हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगे बात किस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि भाई खर्चा गवर्नमेंट का ज्यादा है, इनकम कम है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो उसमें हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अभी देखिए कि गवर्नमेंट की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो हमारी गवर्नमेंट है तो उसको कॉम्प्रहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी बजट में लानी होगी। कहा क्या जाता है, चर्चा कर लेते हैं। जैसे बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में क्या दिखाते हैं, बजट में पुराना डेटा उठा के बताते हैं कि गवर्नमेंट का इतना खर्चा है और इतने प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑलरेडी कार्य कर रही है। तो मान लीजिए जैसे इसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि भाई खर्चा 1000 रुपए था, ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाए कि खर्चा 1000 रुपए था। तो दिखाया क्या जाता है कि भाई बजट के अंदर दो ही पक्ष रहते हैं, एक रहता है इनकम, ठीक है, और दूसरा रहता है आउट गोइंग एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर 1000 है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें मोटा मोटा दिखाया जाता है कि अपनी जो इनकम होगी, ठीक है, इनकम कितनी होगी, अपनी इनकम होगी अपनी 2000 रुपए, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट की सारी रेवेन्यू होगी 2000 और अपना एक एक्सपेंडिचर होगा 1000। तो हमें हमारे पास 1000 क्या है, सरप्लस है, ठीक है। इस प्रकार से बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। हालांकि
इसमें ये देखा, इसमें कंडीशनल रहता है कि भाई 2000 है वो आप पुराने डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करते हो। जैसे इसमें क्या कर देते हैं कि भाई जितना सरप्लस होगा, जैसे टैक्स पेयर बढ़ेंगे, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे कि भाई टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट अपनी भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये सब सब कार्य कर रही है, तो उससे भी रेवेन्यू आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर तो 1000 ही है, तो वही रहेगा। तो इंडिया जो बजट बना देती है, वो क्या बना देती है, ऐसा सरप्लस बजट बना के दिखाती है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। होता क्या है, जैसे अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ, ठीक है, सारे धंधे बंद हो गए, तो अभी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो 500 से कम हो गई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सच में कोई डेटा नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी 500 हो गई है, ठीक है, और खर्चा तो 1000 का 1000 ही है, तो और 500 ढूंढना पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वैक्यूम है, एरर है। यानी आपके आपने जो भी डेटा रखा था, उस डेटा में आपने जो बड़ा बड़ा था वही दिखा दिया, जबकि आपको दिखाना क्या था, एक्चुअल जो होना चाहिए, और बाकी अलग से होना चाहिए कि भाई मान लो इसके ऊपर कोई तकलीफ आए, जैसे कि कोई कंपनी ले लो या कोई पर्सन ले लो, कि एक व्यक्ति अपने घर का कितना खर्चा है, वो अगर कैलकुलेट करने में वो गलती करता है, तो ठीक है, उसको थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करना पड़ेगा, तो जो घर का खर्चे हो जाए। लेकिन ये सब इंस्टीट्यूट यानी जो कंपनी चल रही है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। लेकिन गवर्नमेंट की अपना ऐसा सरप्लस बजट लेके आए और गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट खड़े होते हैं अपने सामने। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि मान लीजिए अभी कोई एक फिजिकल काउंसिल प्रिपेयर कर देनी चाहिए कि जो सच में अच्छा बजट प्रस्तुत करे कि भाई आपका एक्सपेंडिचर कितना है, वो एक एक्यूरेट डेटा हो। फिर आपका जो सरप्लस होगा, सरप्लस में भी उसके पास कॉन्क्रीट डेटा हो कि भाई इतना रेवेन्यू तो जो आना, जिसको फिक्स रेवेन्यू कहते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम है ये अपना जो फ्यूल है, फ्यूल से गवर्नमेंट की काफी अच्छी इनकम होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बनता, तो वो भी इनकम बनती, ठीक है। और बाकी जितने भी बिजनेसेस बनते तो उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी बंद है। और काफी सारे लोगों की तो अभी जॉब ही चली गई है, तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होते हैं गवर्नमेंट को, वो भी अभी रिड्यूस होने वाले हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन ये रेगुलर में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है 2016-17 की, फिर 17-18 टाइम की, ठीक है, तब तो कोई लॉकडाउन था नहीं, फिर भी ये सब डेटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है, उसके लिए अपने पास फिजिकल जो डेटा है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो भी बातें बताई गई हो वो अच्छे से एप्लीकेबल हो। दूसरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए यही सारा डेटा इस्तेमाल करके अपने जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है, फिर यहाँ पे बात की गई है जो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, फिर अपना जो नाबार्ड है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फिर रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इन सभी के बाद इंक्लूड करके जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इन सभी को जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या स्मॉल बैंकिंग है या रूरल बैंकिंग, तो सभी को मिलके अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है जो 13 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी रिकमेंडेड किया है जो अपनी फिजिकल काउंसिल है उनके लिए। उन्होंने क्या बोला है कि आप एक डिपार्टमेंट की तरह फिजिकल काउंसिल का ही गठन कर दीजिए, तो वही सारा अपना जितना भी बजटिंग है, जितना भी मैं जैसे बताया रेवेन्यू डेटा है और कहाँ पे किससे खर्च होगा, वो सारा हिसाब वही इंस्टीट्यूट रखेंगे। और यही बात जो 14 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने भी बताई कि भाई आप अगर फिजिकल काउंसिल का गठन कर देते पार्लियामेंट में, तो ये जो बजट का कार्य है, जो इसको बोलते हैं गैपिंग, वैक्यूम, एरर रहती है कि भाई मान लो कोई आपत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, ठीक है, तो वो उसका जो फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, उनको कोई प्रॉब्लम आए तो ठीक है, चलो कोई संभाल लेगा, लेकिन गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम आए तो फिर गवर्नमेंट को कौन संभालेगा? और यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि इन फ्यूचर यही जो फिजिकल काउंसिल है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जैसे अभी क्या करता है, जैसे हम फिजिकल
पॉलिसी मेकिंग में देखें तो वहां पे पार्लियामेंट काम करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में देखें तो वहां पे सारी आरबीआई काम करती है। तो हम जो भी कोई फाइनेंशियल काम होता है वो आरबीआई के ऊपर थोपते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। उसको मेन हमने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कार्य दिया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करने का जो कार्य दिया है, अगर उसको भी हर काम में जोड़ते जाएंगे तो पार्लियामेंट का कार्य भी कैसे संभालेंगी। और ऐसी प्रॉब्लम में हम बर्डन किसके ऊपर डालते हैं, पूरा बर्डन जाता है आरबीआई के ऊपर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप फिजिकल काउंसिल बना दो जो पूरा बजट का ही कार्य देखेंगे, तो आगे जाके वो इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट बन जाएगी जो सिर्फ पार्लियामेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है वही बनाएगी, और उसके लिए जितना भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो खुद करेगी। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। और बाकी इसके बारे में डेटा की बात की जा रही है कि हम पहले देश नहीं होंगे जो ये फिजिकल काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में। बहुत सारे ऐसे देश है जिन्होंने ऑलरेडी बनाया है और उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। यही बातें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है डिटेल के द्वारा। तो ओईसीडी रिपोर्ट है 2033 की डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। उसमें यही बातें बताई गई है कि भाई जिस भी कंट्री के पास अपना इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल रहता है, उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी रहती है गवर्नमेंट से, ट्रांसपेरेंसी, फिर कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल एवेल्यूशन, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी से रहती है। तो यही सारी बातें हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई थी फिजिकल पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और बाकी जो ये गठन की बात है, फिजिकल काउंसिल की गठन की बात है, वो भी काफी टाइम से चल रही है, ठीक है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी, काफी सारे डेटा दिए गए हैं। हालांकि डेटा चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन जितने भी कॉन्क्रीट डेटा है तो वो मैंने हाईलाइट किए हैं, और बाकी सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। और फिजिकल काउंसिल और मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग और फिजिकल पॉलिसी मेकिंग में जितना भी डेटा है वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इकोनॉमी और पॉलिटी से जुड़े जितने भी डाउट्स हो उस पोर्शन में आपके कवर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बात कर ले एफएटीए के ऊपर, कि उन्होंने फिर से पाकिस्तान पे जो वहां पे जो संगठन है जिसको वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं उनको पनाह देते हैं, तो उसके लिए वहां पे स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर के द्वारा उनको बताया गया कि आप ना तो अपने देश से टेररिस्ट को खत्म करने के लिए कोई एक्शन करते हैं, ना तो कोई एक्शन लेने के लिए कभी भी कोई डेटा देते हैं। तो इसी कारणवश इनको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर के द्वारा प्रेशराइज किया गया कि या तो आप जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट आपके अंदर है उसका इंफॉर्मेशन हमें दो, या तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अभी यहाँ पे जैसे हमने इंडिपेंडेंटली समझ ही लिया है एफएटीएफ को, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, ताकि आपको वो सारे डिटेल कवर हो जाए। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका मेन कार्य है, देखिए मेन कार्य में आप याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य है पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का रोकना, करना नहीं, ठीक है। और दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग, यानी जो टेरर फंडिंग करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए दो मेन रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है मैन पावर और दूसरा रहता है मनी पावर, ठीक है। जब ये दो मिल जाते हैं तब वो ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। मैन पावर भी काम करता है मनी पावर के ऊपर। तो उसको जो फंडिंग मिल रहा है इंटरनेशनली, अगर उन सारे चीजों पे क्या कर दिया जाए, उन सारे चीजों पे इंडिया जो उनका रेगुलेशन है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसकी फंडिंग रुक जाएगी, उसकी फंडिंग रुक जाएगी तो उसका कार्य भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कार्य करता है। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1989 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और इसके ऊपर भी मैं जितने भी लिस्ट है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, कि जिससे कभी भी इसका फिर से कोई जिक्र हो तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि एफएटीएफ के ऊपर ऑलरेडी अपना लेक्चर अवेलेबल है, ताकि देख लो, जिसमें सारे स्टैटिक डेटा अवेलेबल हो गए, तो आपका ये भी पॉइंट प्रिपेयर होता जाएगा। विश्वसनीयता की बात करें तो एफएटीएफ, मान लो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट आप बार बार सुनते होगे कि भाई मान लो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो क्या होगा। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर अपने आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करेगा नहीं। फिर दूसरे भी कोई देश है, यदि उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी उनको मनी दे पाएंगे नहीं। दूसरी याद रखना, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, ठीक है, जो कार्य करती है सेम, उसका भी मैं बात आपको जो एफएटीएफ का लेक्चर होगा उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी
टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं फिर से हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे कंपेरेटिव डेटा आया है इंडिया और यूएसए के ऊपर। तो सिर्फ इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन जो अपने उपयोगी इंफॉर्मेशन है उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अपने लिए कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट में आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई अपना जो रिफॉर्म है, हेल्थ केयर रिफॉर्म है कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर, तो आप पूरा लिखे, तो आप पूरा ये हिंदू का एडिटोरियल तो नहीं लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वही लिखेंगे। तो कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन में बताया गया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है जिसमें यूएसए की बात की गई है, आपको शायद पता नहीं होगा या आपको कोई जानकारी नहीं होगी। जो यूएसए है उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका कार्य अच्छे, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल कम है, और वो सारी जितने भी उनका खर्च रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है वहां की गवर्नमेंट, मतलब यूएस गवर्नमेंट उनको सारी सुविधा देती है हॉस्पिटल की। इंडिया में थोड़ा उल्टा है, इंडिया में सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, उनको कोई इलाज करवाना हो तो हम जो पुअर पीपल है, जो कोई भी हेल्थ केयर जो सर्विस रहती है जो कि वो एफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बाकी सारे लोग सबसे पहले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये वहां का मेन डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो यूएस की एफोर्डेबल केयर एक्ट है जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया की बात करें इंश्योरेंस में, हेल्थ खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में, तो इंडिविजुअल जैसे मैं बात करूं, मिडिल क्लास और अपर क्लास को छोड़ के, और आप में भी जिस किसी के पास भी डेटा हो तो मुझे प्रोवाइड कीजिएगा कि आपके फैमिली में कितनों का हेल्थ इंश्योरेंस है। बात करें कि भाई मान लो कि भाई इंडिया के लोगों के पास मोबाइल है, 4G कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि वो होना चाहिए कि भाई ये तो ठीक है, अपने आपको कभी कुछ हो, भगवान ना करे आपको कुछ हो, लेकिन कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में और बाकी कंडीशन में कि आपके घर के ऊपर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और आपको हॉस्पिटल में ही क्या लाख 2 लाख जितना खर्चा करना पड़े, जितने पैसे आपके पास हो भी नहीं, तो हो सकता है आपका इलाज ना हो, ऐसी कंडीशन है। तब उस कंडीशन में यदि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो वो बर्डन फैमिली के ऊपर आता नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो डेटा भी इंडिया के पास है, लेकिन फिर क्या किया कि भाई ऐसे जो लोग हैं कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या किया, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उनके तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई उसमें से वो लाख या 1.5 लाख तक यदि कोई खर्चा होता है, ठीक है, सर्जरी या और किसी का भी, तो वो वहां पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी अपने को इसमें सबसे महत्वपूर्ण 3-4 बातें बताई गई है, उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसमें सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत डाला नहीं गया है। ठीक है, और जितने लोग में भी डाला गया है तो उसमें भी काफी फॉल्टी कामकाज है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जितने लोगों तक ये फायदा पहुंचना चाहिए वो पहुंचा नहीं है। हालांकि इसमें पॉपुलेशन के का जो जरूरतमंद है वहां तक भी ये स्कीम पहुंची नहीं है। अगर मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात कर ले कि जो कोई भी हॉस्पिटल खर्चा है वो सह सकती है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो नहीं सह सकते जिसके लिए ये योजना बनाई गई उस तक ये बेनिफिट पहुंचेगा नहीं। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, आप लिख नहीं सकते हो, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। मेन चीज है अपने यहाँ पे जो बताया गया है वो है नेशनल जो डिजिटल, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनडीएचएम बोलते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इन सबको जोड़ा गया है। ठीक है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उनके अंदर, तो वहां पे देखा क्या गया है कि मान लो कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया हो तो काफी सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मान लो जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर या ऐसे वर्कर समझो जिनका खुद का कोई घर ही नहीं है, ना तो उनके पास ठीक से कोई डेटा है, जैसे कि राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों का जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है, ठीक है, इंश्योरेंस कार्ड है, पॉलिसी है, वो मिलना मुश्किल है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उनको ही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
जो सरकारी दफ्तर जाके बिना कोई कागज के होते हुए इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। और दूसरा फॉल्ट ही है हॉस्पिटल में। मान लो कि भाई जिस भी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो ऐसा भी देखा गया है, इसको लीकेज बोलते हैं। और आपको ये पता ही होगा, मैं आपके सिर्फ ध्यान उधर खींच रहा हूँ, जिसका डेटा भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम नहीं है उसको उस कंडीशन में पेशेंट बना के उसके ऊपर ही काम करके सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके गवर्नमेंट से पैसा पास करवा लिया जाता है। हालांकि इससे पेशेंट उनके पास होते नहीं, यानी जिसको बेनिफिट देना चाहिए उसको नहीं दिया है। लेकिन इस योजना का लाभ उठा के लोगों ने क्या किया है, हॉस्पिटल ने, जैसे आपने गब्बर मूवी देखी होगी, ठीक है, तो जो इंसान मर गया है उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट करके पैसा ऐंठ लिया जाता है। वहां पे पर्सन दे रहा था, जबकि ऐसी सारी स्कीमों में गवर्नमेंट के पास से पैसा लूट लिया जाता है, तो इसको बोलते लीकेजेस। तो ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसमें भी काफी फॉल्ट होने के चांसेस है इसको। और दूसरा चीज, यहाँ पे जितने भी डेटा है वो सही तरीके से डाले गए हैं, सही व्यक्तियों को पहुंचाया गया है कि नहीं वो चेक करना भी मुश्किल है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई है इन डिटेल। अपने को क्या करना है, अपने को करना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यदि आपने ये नहीं की है तो आपको प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको जो बेसिक्स है, योजना क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सी कैटेगरी के जो लोग है उसको टारगेट किया गया है, कितने कितने इसमें से फंड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, वो सारी जो चीजें हैं वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के काफी सारी योजना रहती है, लेकिन जो स्कीम और योजना करंट में बार बार रिपीट हो रही हो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं यदि आपको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो। फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जितने भी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी सब आर्ग्यूमेंट ही है। मैं करूंगा तब भी आर्ग्यूमेंट ही लगेगी, आप पढ़ेंगे तब भी वो आर्ग्यूमेंट ही लगेगी, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट ही है। तो ये एक कंडीशन है। मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट की एक इनकम होती है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे जो कमाते हैं और अपना रिटर्न फाइल करते हैं, और रिटर्न फाइल के अनुसार गवर्नमेंट का जितना भी बेनिफिट है वो लेने के बाद जितना भी टैक्स पे करने के लिए निकलता है वो हमको टैक्स पे करना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा बात बताई गई है कि 135 करोड़ जन आबादी में सिर्फ 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन पीपल ही टैक्स पेयर है। यानी ये टैक्स पेयर पीपल है, उसमें भी नील टैक्स फाइल करने वाले लोग ज्यादा है, ऐसा बताया गया है। दूसरा डेटा बताया गया है 2016 की रिपोर्ट से कि भाई भारत के जो 10% इंडियन है, भारतीय है, वो भारत की कुल अर्निंग की इनकम की 55% होल्ड करते हैं। दूसरा, इस डेटा को हम इस प्रकार से देखते थे, सबसे महत्वपूर्ण, कि भाई भारत की जो 10% लोग हैं उनके पास भारत की कुल 60% संपत्ति है। सेम उसी कंटेक्स्ट में हम बात करते थे, यदि 20% लोग को ले लिया जाए, टॉप 20% लोग को, तो उनके पास भारत की 80% संपत्ति है। तो बाकी 80% के पास सिर्फ 20% संपत्ति है। ठीक है, उससे आप ये सब जो अनुमान है, इकोनॉमिकल अनुमान है, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बताया क्या गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जितने भी लोगों की जॉब गई है, ठीक है, उसके वजह से अभी क्या होगा, जो भी टैक्स पेयर है उसमें भी कटौती आएगी। और अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको जीएसटी से पहले, आपको मुझे बताना है जीएसटी कौन से साल में लागू हुआ। उससे पहले तो और टैक्स पेयर कम थे, लेकिन जीएसटी आने की वजह से तो काफी सारे लोग सीधा रोकड़े से काम करते थे, ठीक है, जिसकी कोई एंट्री रहती नहीं थी, बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो वो सब बैंकिंग में आए, तो उनको भी अपनी इनकम सोर्स दिखाने की जरूरत पड़ी, तो लोग रिटर्न फाइल करते होंगे। लेकिन रिटर्न फाइल में भी जो गवर्नमेंट का स्लेब है 5 लाख का जो स्लेब है, तो उस स्लेब की वजह से क्या होता है कि भाई इतने स्लेब के नीचे जो है उसको तो कोई टैक्स भरना ही नहीं है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम 5 लाख से कम ही दिखाते हैं, तो वो लोग टैक्स फाइल तो करते हैं लेकिन नील फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को इनकम होती नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अब टारगेट किसको करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को टारगेट करती है कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतना सारा पैसा इधर से उधर हो रहा है, स्कैम भी छोटा नहीं होता है, 1000 करोड़ों का ही स्कैम होता है, तो आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। और इसके काफी सारे आर्गुमेंट भी चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
इन सारा कार्य है वो कंप्यूटर बेस कर लिया है। जैसे कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो जानते भी होंगे और उससे ज्यादा होंगे जो नहीं जानते होंगे कि भाई अभी जो जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी का सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर हैंडल करता है, ठीक है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप जितना भी डेटा डालोगे वो अपने आप से ही सारा कुछ कैलकुलेट करके ही आपको बताएगा। उसमें मैन्युअली कोई चीज रही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ऑफिसर है जो वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो इतने स्किल नहीं है कि वो सारा डेटा में क्या कर सके, कंपेलेशन कर सके, फिर स्क्रूटी नोटिस वो इश्यू कर सके। यानी कि मान लो कोई गलत इनकम सोर्स से या गलत मैन्युअली कोई पूरा फाइलिंग करता है इनकम टैक्स के लिए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो जो पर्सन है, वो ऑफिसर है, उसको क्या करता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो उनको सिक्योरिटी नोटिस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो जीएसटी का पूरा जो सिस्टम है वो कर दिया गया है डिजिटलाइजेशन, यानी वो कंप्यूटर बेस हो गया है। आप सिर्फ डेटा डालो, ठीक है। अभी डेटा आप गिन जो भी डालने वाले लोग हैं, जैसे कि अकाउंटेंट है, वो अपने से गिन के ही डालते हैं ताकि जो उसमें दिखाने वाला है वही दिखाए, लेकिन यहाँ पे जो स्किल ऑफिसर होने चाहिए वो नहीं है। ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। इसके ऊपर भी चाहिए होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इनके ऊपर हम और एक अच्छे से सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि इसके लिए जो इनकम टैक्स है उसका इकोनॉमी के सारे स्टेटिक का और कैसे टैक्स गिना जाता है, कैसे टैक्स स्लैब होता है, फिर कौन कौन से लोग टैक्स के अंदर आते हैं, कौन नहीं आते, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहती है वो है कि इन टैक्स पेयर में खाली ऐसे ही लोग रहेंगे कि जो सैलरी जिनकी बैंक में आती हो। जबकि आपको पता होगी अपने जितने भी रोजगार वाले लोग हैं जो खेत में ज्यादा काम करते हैं, तो अपने ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, जिनको क्या है कि भाई मुझे आज का दिन जो पगार है वो आज के दिन मेरे हाथ में दे दो, मुझे बैंक में चाहिए नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन के वजह से काफी सारे लोग हैं वो बिना अपना कुछ टैक्स दिखाना नहीं पड़ता है, अपनी कोई इनकम सोर्स दिखानी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो लोग का सैलरी कटता है, ठीक है, सीधा बैंक में, तो टीडीएस कट के जो आता है वही सारे लोग होंगे जो टैक्स पेइंग में आते हैं। तो यही सारी चीजें बताई गई है। हालांकि एक जागरूक नागरिक होने की वजह से हमें अपनी इनकम के अनुसार अपनी जितनी भी इनकम है वो सारा डेटा प्रोवाइड करके वहां पे टैक्स पे करना चाहिए। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का पास रेवेन्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट वही पैसा अपने लिए ही कोई स्कीम में यूटिलाइज करती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि भाई गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उनको फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो झेलना नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर बैंकिंग का भी अच्छा है, यदि आप अपनी अच्छी सी इनकम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और वही चीज डिस्प्ले कर रहे हैं, तो बैंक के पास से भी आपको लोन चाहिए होता है, तो यही सारा डेटा आपको हेल्पफुल होता है। तो यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। फिर यहाँ से वही बात आई है इसराइल पैलेस्टाइन, ठीक है, वेस्ट बैंक की और यूएई की फ्रेंडशिप की। तो पहले समझ लीजिए इसराइल के जो वेस्ट बैंक है जो एनॉक्स कर रहा था इसराइल पैलेस्टीन लोगों को, तो वो रोक रोक देगा, उसको एनॉक्स नहीं करेगा, वेस्ट बैंक को एनॉक्स नहीं करेगा। उसके लिए यूएई ने उनसे फ्रेंडशिप की है और बोला है कि भाई यदि आप जो पैलेस्टीन लोगों है वेस्ट बैंक है उसको एनॉक्स आप नहीं करोगे तो हम आपको एज ए कंट्री क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उनके लिए अच्छी बात है। और इसराइल की जब भी बात आती है तो वहां पे इंडिया का भी नाम आता है, क्योंकि इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्निशन सबसे पहले भारत ने दिया था। इसराइल और भारत के रिलेशन भी अच्छे हैं, उसका भी कुछ अलग रीजन है, उसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे बताया क्या गया है कि यहाँ पे जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन रहते हैं, इसराइल में पे, यहाँ पे इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये पोर्शन ये सीरिया है और ये लेबनान है। लेबनान में अभी ही ब्लास्ट हुआ था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था वर्ल्ड मैप में, और ये मेडिटेरियन सी है। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है वो समझ लीजिए कि ये वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीन लोग रहते हैं, ये पूरा एरिया जितना है ना वो क्या कर रहा है, इसराइल एनॉक्स कर रहा है, ठीक है। इसराइल क्या कर रहा है, ये सारा एरिया एनॉक्स कर रहा है। अभी इसराइल ने क्या शुरू किया, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है और यहाँ ये जॉर्डन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वेस्ट बैंक का जो पैलेस्टीन लोग है, ठीक है, वो सबको वो यहाँ से एरिया एनॉक्स कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो पैलेस्टीन लोग वेस्ट बैंक में रह रहे वो अपनी जो भी बाउंड्री जॉर्डन के साथ शेयर करते थे, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर ये पूरा जो एरिया है वो कौन है फिर से एनॉक्स कर लेगा, वो इसराइल एनॉक्स कर लेगा, ठीक है। और ये सारी बातें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए नया है। फिर गाजा में जो टेररिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उसके ऊपर भी इसराइल ने अटैक किया था, तो इसकी भी हमने डिस्कस कर ली थी। अभी यहाँ पे सोचने की बात आती है कि भाई यूएई है, वो इसराइल को अभी ये सब करने से क्यों रोक रहा है? इसराइल भी ये अभी नया नया शुरू किया ऐसा तो नहीं है। पहले वेस्ट बैंक का एरिया बहुत बड़ा था, ठीक है, इसराइल छोटा था। अभी इसराइल एनॉक्स करते 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 अभी वेस्ट बैंक इतना ही रह गया। मैं भी ज्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम रह गया होगा। आप न्यू मैप होगा तो उसमें आप देख लेंगे, तो उसमें भी इसको पूरा इसराइली दिखाया होगा, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए, वर्ल्ड एटलस आपके पास रहेगा ऑक्सफोर्ड, उसमें आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने मना किया है इसराइल को, ये जो पैलेस्टीन लोग है, जो वेस्ट बैंक है, उस एरिया को एनॉक्स करने के लिए। फिर वो अपने एज ए कंट्री मान्यता देगा। फिर मैंने वहां पे वो भी डिस्कशन किया था कि भाई मान लो यूएई भी सपोर्ट करता है, तो जो इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्निशन मिलेगा, तो जीसीसी के भी जितने भी देश है वो भी उनको मान्यता प्रोवाइड कर देंगे। अभी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इतने दिनों बाद यूएई इसराइल के साथ फ्रेंडशिप क्यों बढ़ा रहा है? तो उसका रीजन है, ठीक है, इसके भी मैंने आपसे बात तो की थी, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसका रीजन है कि भाई जो ईरान है वो भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इन जो सऊदी कंट्रीज है वहां पे, ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्री है वहां पे, तो मिडल ईस्ट बोलते हैं जिसको, मिडल ईस्ट कंट्री बोलते हैं। तो वहां पे ईरान का जो काउंटर पावर है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी वो जितने में है उतना ही रहे। उसके वजह से जो यूएई है वो जितने भी एंड अमेरिकन कंट्री है, इसराइल कंट्री है, ठीक है, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रही है। तो वही सारी बातें यहाँ पे की गई। टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नए स्टूडेंट को समझ में आ जाए इसलिए हमने इन डिटेल चर्चा की। यहाँ पे बताया गया था कि जैसे बात चल रही थी कल के दिन, भाई अभी ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष रहेंगे और नॉन गांधी परिवार से रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फिर से गांधी परिवार ही आया है। तो वही सारी बातें पॉलिटिकल न्यूज है, अपने लिए काम की कुछ नहीं है। अभी पहले बात कर लेते हैं जो डीएनए बेस्ड डेटा की यहाँ पे बात की गई है उसकी। तो ये जो डीएनए बिल लाया गया है उसके अंदर जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ, और अपोजिट इसके जो अगेंस्ट बातें आर्ग्यूमेंट हो रही है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए बताया क्या गया है कि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है, तो आपने पता होगा कि भाई फोरेंसिक टीम जाके वहां पे कोई क्राइम हुआ है, तो वहां पे फोरेंसिक टीम जाके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, बाल, नाखून या कुछ भी डस्ट, उसका बॉडी पार्ट, ब्लड, ये सब कलेक्ट कर लेती है और वहां से कोई डेटा निकालती है और चेक करती है, ठीक है। जैसे कि सीआईडी की बात करूँ तो वहां पे सीआईडी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, एसीपी प्रद्युमन है, दया जी है, तो वो जाते हैं फोरेंसिक लैब के पास और बोलते हैं भाई कुछ सुराग मिला, कुछ फिंगरप्रिंट, कुछ डीएनए, जिससे कुछ बात प्रूव हो जाए। तो वही सारी बात यहाँ पे बताई गई है कि भाई मान लो किसी क्राइम में किसी व्यक्ति का हमको इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो हम उससे उनका डेटा डीएनए लेंगे। अब हर एक जो भी व्यक्ति रहेगा उनका डीएनए अलग रहता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं रहता। तो यही सारी डीएनए हम इस्तेमाल करके जो भी कोई क्रिमिनल होंगे उसको आइडेंटिफाई करने में अपने को आसानी होगी, और यही डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ठीक है, आप ये क्राइम के क्रिमिनल केस के लिए करोगे तो ठीक है, लेकिन मान लो किसी संदिग्ध व्यक्ति को आपने पकड़ लिया अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो भाई कोई आरोपी है कि नहीं है वो पता नहीं होता है, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि शायद ये आरोपी हो सकता है। अब उसका क्या, डीएनए लेके उसका जो जितना भी रिपोर्ट है वो स्टोर करके रखेंगे, पता चला कि वो क्रिमिनल नहीं है, तो वो डेटा उसके सिस्टम में रहेगा, तो वो आपको मिटाना होगा या उसका क्या करेंगे वो सब बताया गया है। दूसरी चीज कि आप जितना भी डेटा स्टोर करते हो, तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए तो आपके पास कुछ बिल या कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इसका जो कॉन्क्रीट जब बिल एक्ट होगा तब बाकी सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हालांकि अभी ये न्यूज में आया है तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आया है गुवाहाटी से, क्या है ये वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि भाई इंडिया का इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बना है गुवाहाटी में, असम में, ठीक है। तो ये जब भी कोई इंडिया का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कुछ भी चीज आए तो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उनके ऊपर से ये रोपवे बनाया गया है, लॉन्गेस्ट रोपवे इंडिया का, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है माजुली द्वीप, यानी वर्ल्ड का
पूरे विश्व का अगर हम रिवर गिने, नदी, रिवर के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो है माजुली आइलैंड। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में ही है। ठीक है, वो भी दोनों फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक इस एनालिसिस को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं आईएएस लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली बेस पे आफ्टरनून में द हिंदू एनालिसिस करते हैं, ताकि जो भी कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व का इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।